हमारा टॉपिक है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या है। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक है, यूनिट नंबर 5 है। तो आज इसको देखते हैं। तो आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो क्या हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का। उसके बाद जो उसकी यूनिट है, यूनिट क्या होती है वो देखेंगे, टाइप है उसका, रेस के टाइप्स क्या है वो देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है आपके उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, उनके मेथड होते हैं उनको देखेंगे हम। और फिर हम ये देखेंगे जो आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं आपके, उनकी हैंडलिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल मटेरियल, जितने भी आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल मटेरियल हैं उनका रोल क्या है फार्मेसी में, उसको देखेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। जो लोग नए हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। केमिस्ट्री का है। तो ये रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वर्ड क्या होते हैं, तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वर्ड आपका वो वर्ड है ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ जो कोई रेडिएशन को इमिट करते हैं, रेडिएशन निकालते हैं, उनको हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंस जो क्या करेंगे, इमिट रेडिएशन विच आर यूज्ड इन द मेडिसिन्स आर कॉल्ड एज रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस है जहां से कोई आपका रेडिएशन निकल रहा है, कोई आपकी रेज निकल रही है, कोई तरंग निकल रही है, और उस तरंग का क्या कर रहे हैं हम फार्मेसी में मेडिसिन के लिए यूज कर रहे हैं, डायग्नोसिस पर्पज में या किसी ट्रीटमेंट में, तो उस वर्ड को बोलते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो मतलब जो रेज निकल रही है वो, फार्मास्यूटिकल्स मतलब जो फार्मेसी में जिसका रोल देखा गया है वो। और दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और रेडियो एक्टिव ड्रग्स फॉर डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस। इसका मतलब ये है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वो मटेरियल है, वो पदार्थ हैं आपके जिसका जो काम रोल देखा गया है वो डायग्नोसिस करने के लिए, किसी चीज को पहचानने के लिए, कोई प्रॉब्लम को पहचानने के लिए, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको बोलते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। अब रेडियो का मतलब क्या समझते हैं आप, रेज, जो रेज वहां यूज की जाती हैं उनको बोलते हैं रेडियो। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन से होंगे आपके, जहां से कोई रेज निकल रही होगी जिसका कोई रोल पर्टिकुलर डिसीज में है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है आपका हेनरी बैक्वेल एंड रदरफोर्ड, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इन रेज को एक्सीडेंटली ये रेज आपकी डिस्कवर की गई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स यूनिट। जो यूनिट है आपकी, जो रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस है आपके, उनकी रेस की जो इकाइयां हैं वो बताई गई यहाँ पे। जैसे सबसे, अब यहाँ पे टाइप भी आप जान लीजिए, टाइप ऑफ रेस का मतलब क्या है, रेस के प्रकार कितने बताए गए यहाँ पे। अल्फा रेज जो पॉजिटिव चार्ज वाली होती हैं, बीटा रेज आपकी कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज वाली रेज होती हैं, और गामा रेज आपकी कैसी होती है, न्यूट्रल होती हैं। अल्फा पॉजिटिव चार्ज, बीटा रेज नेगेटिव चार्ज, गामा रेज न्यूट्रल। अब इसकी जो रेज हैं, इनकी जो यूनिट होती है, जैसे सबकी यूनिट अलग अलग होती है, कोई चीज ml में है, लिक्विड में है, और mg में, किलोग्राम में, ये सब यूनिट होती है ना मेजरमेंट की। ऐसी आपकी जो रेज हैं, इन रेज की ये भी यूनिट होती है। जैसे 1 क्यूरी इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू पावर 10 डीपीएस। डीपीएस का मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो 1 क्यूरी अगर कोई पूछता है आपसे क्वेश्चन में 1 क्यूरी इक्वल टू क्या है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे 3.7 इंटू 10 टू पावर 10 डीपीएस। अगर कोई ये पूछता है 1 आरडी, 1 रदरफोर्ड क्या, तो आप लिख दोगे 10 डीपीएस। ठीक है, 1 आर डी इक्वल टू 10 डीपीएस हो जाएगा आपका। अगर आपसे कोई पूछता है 1 रेट्रोजन, 1 आर इक्वल टू, तो आप लिख दोगे 2.58 इंटू 10 टू पावर -4 सी के जी। नेक्स्ट आता है आरएडी, ये भी आपकी एक यूनिट है, रेडियो एक्टिविटी ऑफ एब्जॉर्ब डोज। 1 आरएडी इक्वल टू होता है 10 टू पावर -2 जूल किलोग्राम इनवर्स। ये तो आपकी सिंपल एक यूनिट है। अगर कोई एसआई में यूनिट पूछता है, एसआई मात्रक, तो एसआई में फिर आपको लिखना है 1 एसआई में जब भी हम बात करते हैं तो 1 बैकरोल, जो साइंटिस्ट थे उनके नाम के आधार पर करते हैं, 1 बैकरोल इक्वल टू 1 डीपीएस। अगर ये बैकरोल इसके इक्वल टू लिया जा रहा है, तो यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे 10 ये माना गया 10 टू पावर 6 डीपीएस। अगर ये 10 टू पावर 6 बैकरोल ले रहे हैं तो 1 आपका आरडी हो गया, 1 रदरफोर्ड हो गया यहाँ पे। तो सिंपल में आपको याद रखना है 1 क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 10 बैकरोल, ये 3.7 इंटू 10 टू पावर 10 बैकरोल ये। अब यहाँ पे टॉपिक में क्या बता रहा हूँ मैं आपको, अब ये आपके वो सब्सटेंस हैं, ये वो आपके रेडियो आइसोटॉप्स हैं जिनका काम क्या है, जिसका काम क्या है फार्मेसी में। ठीक, तो हम क्या देख रहे थे कि जो आपके रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं, वो पहले तो आपको आइसोटॉप्स और आइसोबार पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं आइसोटॉप्स क्या है, आइसोबार क्या है। तो आइसोबार आप ऐसे समझो जिनका परमाणु भार सेम हो, आइसोबार, पीछे बार आ रहा है ना, परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास क्या है आपका, एटॉमिक मास तो सेम होगा, एटॉमिक मास सेम होगा, क्या होगा, सेम, बट डिफर क्या होगा आपका, एटॉमिक नंबर। देखो परमाणु क्रमांक इसका अलग है, ये देखो सल्फर 16 सल्फर 40, 17 क्लोराइड 40 और 18 आर्गन 40 है। तो यहाँ पर क्या है, भार आ रहा है ना, तो भार मतलब जो इसका एटॉमिक मास है वो तो आपका सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। तो ये क्या आपका आइसोबार है। अब इनको रेडियो लगा के कर देंगे तो क्या होगा, रेडियो आइसोबार हो गए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे आर्गन 18 14, ये
19 के 40 20 Ca 40 कैल्शियम। तो यहाँ पर ये ऊपर के सब सेम आ रहे हैं ना आपके, जो ऊपर के सेम आ रहे हैं इसको बोलते हैं आइसो बार। आइसो मतलब सेम, बार मतलब जो परमाणु क्रमांक है, मतलब एटॉमिक मास है, वो सब सेम आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे एक एग्जांपल दिया मैंने आइसोटॉप्स का, आपको किसका दिया? आइसोटॉप्स का। आइसोटॉप्स का मतलब क्या बता रहे हैं? आइसोटॉप्स का मतलब है आपका, एक मिनट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सेम एटॉमिक नंबर तो आपका सेम होगा, बट जो आपका ये है एटॉमिक मास वो डिफरेंट होगा। जैसे 1H1 1H2 1H3, तो इसमें देखो एटॉमिक नंबर तो सेम है, एक एक एक, जो इसका मास है वो अलग है आपका। अब जैसे इसका नाम होता है आपका प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटियम, इसका नाम है ट्रिटियम। तो यहाँ पर हम टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स। और वीडियो को पूरा देखो, लाइक कर देना। अब देखो ये क्या है आपका? रेडियो आइसोटॉप्स है। इसका एग्जांपल क्या है आपका? कोबाल्ट 60। इसका काम क्या दिखा गया बेटा? इसका जो काम है वो होता है रेडिएशन थेरेपी टू प्रिवेंट कैंसर। कैंसर के लिए जो आपकी रेडिएशन थेरेपी होती है, इसका रोल ये है। दूसरा बेटा आयोडीन 131, इसका काम क्या है? लॉकेट ब्रेन ट्यूमर। लॉकेट ब्रेन ट्यूमर मतलब ब्रेन ट्यूमर का पता करना। मॉनिटरिंग कार्डियक का पता करना, कार्डियक में जो प्रॉब्लम है उसका पता करना। लिवर एंड द थायराइड एक्टिविटी, थायराइड की एक्टिविटी पता करना, और लिवर से संबंधित दिक्कतों को पता करना। नेक्स्ट हमारा आइसोटॉप है बेटा कार्बन 14। इसका काम क्या है? स्टडी मेटाबॉलिज्म चेंज ऑफ पेशेंट विद डायबिटीज एंड गॉट एंड एनीमिया। इसकी स्टडीज को पता करना, मेटाबॉलिज्म कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? रेडियो आइसोटॉप्स का काम फार्मेसी में बताया जा रहा है, रोल देखा गया मेडिसिन के क्षेत्र में। नेक्स्ट बेटा सोडियम 24, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में इसकी स्टडी करते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट है कार्बन 11, इट इज यूज टू पीईटी स्कैन एमआरआई और पीईटी स्कैन में क्या है? उसका रोल देखा गया कार्बन 11 का। ये क्या है? आपके आइसोटॉप्स हैं जिनका रोल फार्मेसी में है। अब पीईटी स्कैन में क्या आता है? जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ब्लैडर हो गया, इन चीजों को स्कैन करते हैं, तो वहां पे जो रेज यूज की जाती है वो वाली रेज है। नेक्स्ट आता है थैलेनियम 201, डिटरमाइन डैमेज इन हार्ट टिश्यू, डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर का पता लगाने के लिए, और जो हार्ट आपका डैमेज हो रहा है उसका पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है आपका टिटेनियम 99M, लॉकेट ब्रेन ट्यूमर डैमेज हार्ट सेल। सेम इसकी वही है, ब्रेन ट्यूमर को पता लगाने के लिए और हार्ट सेल है उनका पता लगाने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी को पता लगाने के लिए काफी सारे मेथड होते हैं, तो यहाँ पर हम बेसिक 3 मेथड आपको बताएंगे, आयनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल चैम्बर और आपका गीगर मोलर काउंटर मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है। तो अब आप इसमें जो आयनाइजेशन चैम्बर है ये क्या बताता है? रेडियो एक्टिविटी को बताता है कि कोई भी रेज की एक्टिविटी है वो कितनी होगी, मेजरमेंट कितनी है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपकी जो रेज निकल रही है उनकी एक्टिविटी कितनी जा रही है, हाईली है, स्लोली है, मूवेबल है, ज्यादा मतलब कैसी है वो, उसका पता लगाना। तो ये विधि बता रहे हैं आपको। आयनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है? आपका एक चैम्बर होता है जहां पर एक रेडिएशन का सोर्स लगा रहता है, ठीक है, यहाँ से रेज निकलती हैं, और बेटा इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड आपका नेगेटिव चार्ज वाला होता है, एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। कैथोड और एनोड आपके दोनों नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पर जो आपके पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल हैं, आपके जो नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल हैं, नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल हैं, यहाँ से क्या होता है? जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो कराते हैं, करंट फ्लो कराने के बाद क्या होता है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, यहाँ पर एक मीटर लगा रहता है। अब मीटर क्या करेगा? मीटर ये पता रहेगा इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर करंट कितना जा रहा है। तो सिंपल से आप ये समझ के चलो कि यहाँ से जी जो रेज निकल रही है, इस रेज की एक्टिविटी इस मीटर में पता चलती है पर लोगों को। फिर हम यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि ये रेज हमारे लिए कितनी कैपेबल है, कितनी पोटेंशियल रखती है, यहाँ से पता कर लेते हैं रेडियो एक्टिविटी को। देखो इसमें यही लिख रहे हैं हम, और इस चैम्बर के अंदर एक गैस भरी हुई होती है। क्या होती है? गैस फिल्ड होती है। अब इतना याद रखना कि जैसे आपने कोई ड्रग इसके अंदर फिल दी है, तो उसके जो आयनाइजेशन होगा, डिसोसिएशन होगा, तो जो कैथोड नेगेटिव चार्ज वाला है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे, और जो आपका एनोड है पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड, उस पर नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम पता कर लेते हैं नेगेटिव के लिए कौन सा कैपेबल है और पॉजिटिव के लिए कौन सा कैपेबल है, कितना उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मतलब पोटेंशियल मालूम पड़ जाती है रेज की। देखो इसमें मैंने हिंदी में लिख दिया आपको समझाने के लिए, हल्का सा ऊपर करो। यह है बहुत साइज शेप में आता है, मतलब ये जो आपका ये है चैम्बर, ये अलग अलग डिफरेंट साइज शेप में आता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और पूरे चैम्बर में गैस फील्ड होती है, गैस भरी होती है। गैस कौन सी हो सकती है आपकी? आर्सेनिक, हीलियम, एयर, ईटीसी, ये भी हो सकती है। अब इसमें जो करंट है वो 50 से लेकर 100 वोल्ट तक का करंट इसमें हम फ्लो कराते हैं, ये जिससे पता ये चलता है कि जो आपके आयन है नेगेटिव चार्ज वाले हैं पॉजिटिव कैथोड की हो जाएंगे, मतलब कैथोड एनोड की ओर अट्रैक्ट करेगा, जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो। ऐसे करके यहाँ से हम पता कर लेते हैं। थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग रहती है इसकी, डिफिकल्टी भी होता है थोड़ा। अब नेक्स्ट आता है बेटा प्रोपोर्शनल चैम्बर। तो यहाँ पर आप लिख देना आयनाइजेशन डायग्राम, आयनाइजेशन चैम्बर डायग्राम। बेसिक साइज में कुछ नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर जाता है, लाइट करंट सोर्स होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है। कैथोड पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज वाले आएंगे, और आपके एनोड पे क्या होगा? आपका
एनोड पे जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे नेगेटिव वाले मॉलिक्यूल आएंगे, और जो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है उस पे पॉजिटिव वाले चार्ज मॉलिक्यूल जाएंगे, इतना याद रखना। प्रोपोर्शनल चैम्बर में वो भी सेम आपका ऐसे ही होता है, बस अंतर क्या कर दिया गया, थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दिया गया। इसे मॉडिफाई कर दिया गया तो क्या होगा, ये जो काम हो रहा है आपको थोड़ा हाई स्पीड से होगा। यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं हम, देखो, दिस चैम्बर आर द मॉडिफाइड चैम्बर इन द विच applied the potential ionization of the primary electrode cause the thundered bursting or the production of the free electron which get carried to the anode। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो थंडर बस्टिंग हो रही है, थंडर बस्टिंग का मतलब है हाईली अमाउंट में मॉलिक्यूल यहाँ पे आ रहे हैं एनोड की ओर, कैरिड एनोड की ओर ले जाए जा रहे हैं। तो अब आपको पता है कि एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आएंगे कैसे होंगे, सब नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल आएंगे। दूसरी बात ये यहाँ पे ये है कि यहाँ पर एक गैस एम्पलीफिकेशन लगा रहता है, गैस एम्पलीफायर लगा रहता है, जिससे आप इसकी जो प्रोपोर्शनल रेट है, स्पीड है, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं प्रोपोर्शनल काउंटर। अब जैसे आपने स्पीड को मेंटेन कर दिया, उसकी गैस की रेंज को मेंटेन कर दिया, तो क्या होगा, वहां से जो स्पीड और रेडिएशन की उस पर फ्लक्चुएशन आएगा, कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे नाम लगा दिया प्रोपोर्शनल चैम्बर, वो उसके प्रोपोर्शनल हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा गीगर मूलर काउंटर मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जीएम मेथड पूछ लेते हैं, और घबराना नहीं है। जीएम मेथड का रोल क्या है, रेडिएशन का पता करना, रेडिएशन की जो मेजरमेंट है उसका पता करना। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा एक आपका एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है, और ये सिलेंड्रिकल ट्यूब को हम एनोड मानते हैं। इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, आपकी जो रेज होती हैं, अब वो रेज कहाँ से निकलेंगी, जैसे आपका टाइटेनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, इन चीजों को फिल करते हैं, वहां से वो रेज जनरेट होती हैं। वो रेज आपकी एक्सरे, गामा रेज, बीटा रेज जो भी हो सकती है वो, ठीक है। अब यहाँ पर एक वायर लगा हुआ है, ये वायर काम करता है आपका एनोड की तरह। किसकी तरह, एनोड की तरह। तो अब आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए सर एनोड क्या है, कैथोड क्या है। एनोड आपका जो वायर है वो है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और कैथोड है आपका जो पूरा सिलेंड्रिकल शेप है वो आपका कैथोड है, आपका नेगेटिव चार्ज वाला। अब यहाँ से रेज निकलनी है आपकी, यहाँ से रेज निकलनी है आपकी। रेज निकलने के साथ साथ क्या होगा, जो रेडिएशन निकलेगा यहाँ से, रेडिएशन निकलेगा, और जो भी आपके कोई भी चीज के अंदर जो वो है आयनाइज मॉलिक्यूल, वो अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की ओर। तो ऐसे करके इसका सर्किट डेवलपमेंट होता है। यहाँ से एम्पलीफिकेशन होगा, एक काउंटर लगा होगा। यहाँ एम्पलीफिकेशन का मतलब है जो आपकी फ्रीक्वेंसी को कैच करता है वो बताएगा। तो इसमें देखो क्या क्या होता है, ये इसका मेन मेथड क्या है, देखो दीज आर द स्टिल मोस्ट पॉपुलर रेडियो एक्टिव डिटेक्टर ड्यू टू द सिंप्लिसिटी, लो कॉस्ट एंड इजी टू ऑपरेशन। मतलब ये सस्ता होता है, इसको ऑपरेट करना आसान होता है, और ये बहुत साधारण है, इसीलिए इसको लोग पता करते हैं, यूज करते हैं। डिटेक्टर है, डिटेक्टर का मतलब होता है पता करने वाला, पॉपुलर, आराम से पता कर लेता है चीजों को, कौन सी रेज निकल के आ रही है उसको। दे डू नॉट नीड टू यूज हाई गेन एम्पलीफिकेशन एंड दे नॉट यूज डिटेक्ट एंड दे कैन डिटेक्ट अल्फा बीटा गामा रेडिएशन। मतलब इसको ज्यादा एम्पलीफिकेशन की जरूरत नहीं है, ज्यादा हाई पावर की एम्पलीफिकेशन नहीं लगाना है यहाँ पे, नॉर्मल से ही काम चल जाएगा। और ये क्या करेगा, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज को भी आराम से डिटेक्ट कर लेगा। इससे पहले वाला क्या था आपका, ये अल्फा को पता कर पा रहा था, मतलब सब नहीं कर पा रहा था, ये तो सब में कैपेबल है आपका। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, जो इसका वोल्टेज होता है वो कितना होना चाहिए, 100 वोल्ट होना चाहिए, इसके लिए 100 वोल्ट करंट यहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट फिर मैं ये बता दिया कि जो आपका गीगर मूलर काउंटर मेथड है, ये आपका सिलेंड्रिकल कैथोड होता है, सिलेंड्रिकल कैथोड होता है, विच इज यूजुअली 1 to 2 सेंटीमीटर डायमीटर। जो इसकी डायमीटर है वो 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर लंबी होती है। एंड सेंटर ऑफ वायर एनोड, और जो इसके बीचों बीच में एक वायर लगा रहता है वो किसकी तरह वर्क करता है, एनोड की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं कि इस सिलेंड्रिकल जो शेप है, यहाँ पर आपका एक स्पेशल गैस मिक्सचर फिक्स रहता है, मतलब इसमें भी गैस भरी हुई होती है। द स्पेस ऑफ द फील्ड विद द स्पेशल गैस मिक्सचर, नियॉन, आर्गन, हीलियम, इनमें से कोई गैस हो सकती है वो, जो क्या करेगी, जो आपका आयनाइज कराने में हेल्प करेगी। ठीक है, किनको, जो मॉलिक्यूल है उनको आयनाइज कराने में हेल्प करेगी, नेगेटिव को पॉजिटिव की, पॉजिटिव को नेगेटिव की ओर। फिर वहां से आप ये देख लेते हैं कि जो आपकी हैवी रेज है आपकी, वो कैसे अट्रैक्ट कर रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, कितना वो अपना वो दिखा रही है, इफेक्ट दिखा रही है। तो ये एक आपका मेन मेथड है। अब नेक्स्ट मेथड आपका ये वाला मेथड होता है सिंक्रोनाइजिंग मेथड, और इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा मेन फोकस ये था। तो ये डायग्राम आप बना देंगे, यहाँ से आयनाइजेशन रेडिएशन को दिखाएंगे आप, रेज यहाँ से होती गुजरेंगी, और उसके बाद ये मेटल ट्यूब है, यहाँ पे इसको आप कैथोड बना देना, इसको आप एनोड बना देना, यहाँ से एक बार अटैच कर देना, यहाँ पर आप लिख देंगे एम्पलीफायर एंड द काउंटर। ये आपका ये सर्किट दिया हुआ है करंट फ्लो कराने के लिए, ये नेगेटिव चार्ज वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है। ठीक, अब यहाँ पे एक नोट दे रहा है, रेडिएशन आर यूज्ड फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस, एग्जांपल एक्स रेज आर यूज्ड टू फाइंड आउट इंजरी एंड बोन्स, रेडिएशन हैज पावर टू डिस्ट्रॉय टिश्यू। क्या बता रहे हैं, जो रेडिएशन होता है, करंट वेयर होती है, रेज होती है, उनका काम क्या है, डायग्नोस्टिक पर्पस। डायग्नोस्टिक पर्पस का मतलब होता है डायग्नोस करना, जांच करना। जैसे एक्सरे होते हैं, हड्डी टूट जाती है तो पता करते हैं, तो ये चीज मालूम पड़ गई हमको, इंजरी को पता करना है, मसल्स के अंदर क्या वो हो रहा है वो चीज पता करना। दूसरी जो टिश्यू है जहां कहीं इन्फेक्शन हो गया है तो उनको ट्रीट करना, डिस्ट्रॉय करके ट्रीट करना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं वो देखो।
तो रेडियो आइसोटॉप्स की अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो यहाँ आपको सिंपल वे में इतनी डेफिनेशन लिखनी है, देखो क्या, रेडियो आइसोटॉप्स आर एटम्स विद एन अनस्टेबल, क्या लिखना है, अनस्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्या लिखना है, अनस्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। समझ गए? आइसोटॉप्स बताए थे जिनका क्या होगा, सेम क्या होगा, इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है। और रेडियो को लगा रहे हैं क्योंकि रेडियो मतलब फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं वो अपनी। तो रेडियो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन ये होगी, रेडियो आइसोटॉप्स आर द एटम्स विद एन अनस्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड इट हैज मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होता है, मेडिसिन रोल देते हैं रेडियो, ठीक है। अब हम देख रहे हैं जैसे कोबाल्ट 60 का यूज क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल इनहिबिशन, जो कैंसर की सेल है उनको दबाने के लिए। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम, आयोडीन 131 का रोल क्या है, इट इज अ रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब समझ रहे हो क्या, अरे ये जो वर्ड है आपका, ये रेज निकाल रहा है ना, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, जो भी रेज जनरेट कर रहा हो, तो इसीलिए इस वर्ड को, इस सब्सटेंस को बोल दिया रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। जैसे ये आपका कोबाल्ट 60 है तो ये भी क्या होगा आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, जो ये रेज निकालेगा। सब्सटेंस आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मिलीजेंट थायराइड, थायराइड को ठीक करने के लिए इसका रोल देखा गया है। आपके टॉपिक में दिया होगा आयोडीन I133, इसका रोल पूछ रहे हैं। हाइपर थायराइडिज्म, जब थायराइड ज्यादा बढ़ जाता है उसको ट्रीटमेंट के लिए, और थायराइड माइलेगेंसी, जब उसकी कमी हो रही है तब भी इसके ट्रीटमेंट के लिए। अब यहाँ पे बेटा एक वर्ड और समझ लो, रेडियो क्या लिखा है, आयोडाइड लिखा है। रेडियो आयोडाइड मतलब कि जो ये जो आयोडाइड है ये मॉलिक्यूल है, इसका रेडियो जो इसकी रेज निकलनी है वो, उसकी रेज निकलनी है वो है। अब इसकी रेज को अगर स्मॉल अमाउंट में यूज कर रहे हैं तो वो डायग्नोस्टिक पर्पस के काम आ रही है, मतलब पता लगाने के काम में आ रही है। अगर इसकी रेज को हम ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हैं तो जो कैंसर बन रहा था थायराइड वाला, थायराइड के अंदर जो कैंसर था, उस कैंसर को निकालने के लिए, उस कैंसर की सेल्स को खत्म करने के लिए, किल करने के लिए, और जो उसके आसपास के सराउंडिंग की जो सेल्स रही थी कैंसर वाली, उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो कम मात्रा क्या करेगी, पता लगा रही है उस चीज का, ज्यादा मात्रा उसकी यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो उस सेल्स को ही पूरे डेवलपमेंट को खत्म कर रही है वहां से। तो नेक्स्ट अभी और देखते हैं हम, ऐसे देखो। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, जो बताया था वही चीज दोबारा एक बार थोड़ा रिपीट और मैं करना चाह रहा हूँ आपको। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आपके ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका थेरापेटिकली हम ट्रीटमेंट में या किसी डायग्नोसिस में रोल देखते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? रेडियो फार्मास्यूटिकल आपके वो एक्टिव सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जिनका रोल ट्रीटमेंट में और डायग्नोसिस में किया जाता है। ट्रीटमेंट मतलब उपचार, डायग्नोसिस मतलब किसी भी चीज का पता करना, ठीक। जैसे जो रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस हैं आपके, वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वो रेडिएट को इमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। जैसे ही वो रेडिएट आपकी इमिट होना स्टार्ट होती है तो क्या होता है, एक फोटोग्राफ आपका डिटेक्ट होता है। अरे एक्सरे जब पड़ती है तो नीचे एक पैनल लगा रहता है, उस पैनल पे एक इमेज कवर होती है, वही इमेज तो पता लगाती है कि आपको एक कौन सी इंजरी है, एब्डोमिनल सेल में इंजरी है, या कोई ग्रोथ हो रही है, या आपको क्या इंजरी है। समझ रहे हो? तो यहाँ से आप डाउट आपका नहीं होना चाहिए कि सर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आपके वो पदार्थ हैं जो किसी डायग्नोसिस में या ट्रीटमेंट में देखे जा रहे हैं, जो अपनी रेस के थ्रू किसी चीज का पता लगा रहे हैं। रेडियो मतलब रेज, अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे लिखा भी है एक्स रेज, ये लो डेंसिटी होती है, ठीक है, जैसे गामा रेज की तरह यूज करते हैं इसको, ये। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा hazards ऑफ द रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल, मतलब ये क्या क्या नुकसान दे सकती है। कुछ फैक्टर होते हैं, डिपेंड करते हैं। द रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल, द रेडियो एक्टिव particles affect the biological tissue depend on the various factors like as the ability of the radiation to penetrate tissue, the energy of radiation, type of particular tissue, surface area exposed and the dose rate of radiation। ये सब आपकी कुछ फैक्टर हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, हैजर्ड कर सकते हैं टिश्यू को, उस पर्टिकुलर टिश्यू को, इसलिए बोलते हैं ज्यादा टाइम एक्सरा भी नहीं कराना चाहिए। अब मैं बेटा आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ प्रिकॉशन हमको रखने चाहिए, ध्यान रखने चाहिए। प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानियां, कि जब हम प्रिकॉशन ध्यान रखने चाहिए जब कोई रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को यूज करते हैं हम। देखो क्या क्या यूज करने चाहिए। द रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल आर नॉट कंटामाइन द वर्किंग एरिया, आप जहां पर ये काम कर रहे हो उसमें आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं ले जानी जो वो कंटामिनेट कर दे, मटेरियल को नहीं ले जाना आपको। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं आपको, in the case of radio pharmaceutical liquid, material is liquid, the material should be carried in the trays having the absorbent tissue paper and the absorbing any accidental spoilage। लिक्विड मटेरियल को दूर रखना है रेडियो एक्टिव पदार्थ से, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, while handling liquid radioactive material rubber gloves should be used। अगर आप कोई लिक्विड मटेरियल यूज कर रहे हो तो आपको रबर ग्लास का यूज करना है, रबर ग्लव्स का। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, माउथ ऑपरेटेड पिपेट शुड नॉट बी यूज्ड, आपको कभी भी उसको माउथ पिपेट से यूज नहीं करना उस मटेरियल को, ठीक है।
नेक्स्ट क्या बता रहे हैं देखो कि एक्टिविटीज सच एज स्मोकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द एरिया ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल वर्किंग। जहां पर रेडियो एक्टिव वाला काम होता है वहां पर आपको ना स्मोकिंग करनी है, ना खाना खाना, ना पानी पीना है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी, क्योंकि वो चीज आपको उसमें आ सकती है, बाई चांस उसने रेज इमिट कर दी। फिर 4 steps should be used for while handling of the radioactive emitter। 4 steps का मतलब चिमटी, चिमटी से आप अपनी कोई चीज उठाओगे ग्लव्स वगैरह पहन के, जब भी आप कोई चीज को रेडियो एक्टिव मटेरियल को लेंगे साथ में, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शील्डिंग डिवाइस शुड बी यूज सक्सेसफुली, मतलब आपको पूरा कवर अप होना पड़ेगा उसको करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, डिस्पोजल, इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं मैं आपको। डिस्पोजल ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल शुड बी डन विद अटमोस्ट केयर, मतलब आपको जो डिस्पोज करोगे उस मटेरियल को बहुत सावधानी के साथ डिस्पोज करने हैं। अब बात करते हैं स्टोरेज कंडीशन की, तो ये जो आपके मटेरियल है इनको एयर टाइट कंटेनर में शील्डेड प्लेस पे आपको स्टोर करके रखना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। दिस प्लेस शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एज पर द नेशनल एंड द इंटरनेशनल रेगुलेशन सेट फोर्थ ऑफ द स्टोरेज ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। पर्सनल शुड नॉट बी एक्सपोज टू एनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमिशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक रह जाता है आपका फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस। देखो बेटा वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है तो थोड़ा इसको जल्दी कवर अप करते हैं। जैसे थेराप्यूटिक एप्लीकेशन इसकी क्या है, थेरेपी में क्या क्या इसका रोल है देखते हैं। यहाँ पे इसका रोल यहाँ से है, देखो अब यहाँ पर ये क्या चीज दी है, ये आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है जिसका रोल बताया गया है, समझ रहे हो मेरी बात को। टेलीथेरेपी, टेलीथेरेपी में क्या होगा, दिस थेरेपी इज मोस्ट यूटिलाइजिंग हाई एक्टिव गामा रेज आइसोटॉप्स हैविंग द, इसके ये कितनी है आपकी 2000 डिग्री सेल्सियस लाइक एज कोबाल्ट, ACS, देयर आर द आइसोटॉप यूज्ड टू ट्रीटमेंट लेजन बाय द अप्लाइंग देम डायरेक्टली ऑन द अफेक्टेड एरिया, मतलब जो आपकी अफेक्टेड एरिया है चाहे वो कैंसर ट्रीटमेंट है वो वहां पर भी इसका रोल है। इम्प्लामेंटेशन थेरेपी, कई चीज इम्प्लामेंट की जा रही है, ठीक है, कोई ट्यूमर टिश्यू है उनको डायरेक्टली फिर आप रेडियो जो आइसोटॉप्स है उनकी हेल्प से, जैसे कोबाल्ट है, IR है, TA है, इसको आप यूज कर सकते हैं उस जगह डायरेक्टली। इम्प्लामेंट मतलब होता है जैसे आपने कोई चीज इम्प्लांट कर दी किसी बॉडी के अंदर, वहां पे कोई इन्फेक्शन फिर भी स्टार्ट हो रहा है, फिर भी वो कवर अप नहीं हो पा रहा है, उस चीज को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट ये बताए गए हैं जैसे बीटा मीटर हैं, जैसे P आपका SR, ये सब आपके हैं बीटा मीटर हैं, ये बीटा रेस को मीट करेंगे, ये वाले ये क्या कर रहे हैं आपके गामा रेस को मीट कर रहे थे, ये बीटा रेस को मीट कर रहे हैं आपके। अब जैसे इसमें ये आता है आपका एक्स्ट्रा कॉर्पोरेबल इरिडेशन, CU सोर्स ऑफ डिटरमिनेबल लिम्फोसाइटिक इन ब्लड, मतलब जो ब्लड कैंसर होता है उसमें इसका रोल देखा गया है। जैसे आपका इरेडियम है IR-192, ये करता है इट इमिट बीटा रेज एंड द गामा रेज एंड द प्रोडक्शन ऑफ लोकल डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन सेल, जो सेल का लोकल इफेक्ट हो रहा है उसको ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट ये है आपका यूरेनियम है, आयोडीन है I-125, इसका भी रोल क्या है, ट्यूमर के लिए जो चेस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, विच कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई सर्जरी, सर्जरी के द्वारा अगर इसको हम ठीक नहीं कर रहे तो तब इसका फिर हम ट्रीटमेंट लेंगे, ठीक है। देखो अब इसमें ल्यूकीमिया क्या दे रहा है, ल्यूकीमिया जैसे यूरेटिनियम, ये क्या दे रहा है आपका ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट में इसका रोल देखा गया है। नेक्स्ट आता है बेटा डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन, कोई 5-6 एप्लीकेशन आप लिख सकते हो, ऐसी कोई वैसी बात नहीं है घबराने वाली। स्टार्टिंग में मैंने इसके वैसे आपको बता दिए गए, फिर भी आप नोट कर लो। जैसे डायग्नोस्टिक में क्या खोजने के लिए, जैसे ब्रेन इमेजिंग, थायराइड इमेजिंग, हार्ट इमेजिंग, गैस्ट्रिक इमेजिंग, बोन इमेजिंग, पल्मोनरी इमेजिंग, रेनल इमेजिंग, इन्फेक्शन इमेजिंग, ट्यूमर इमेजिंग, बोन पेन पेलिनेशन, ये पेलिनेशन। अब यहाँ पे क्या बताना है देखो डायग्नोस्टिक पर्पज में, ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है यहाँ पे उसका नाम दिया गया है, जैसे PO99M लेवल्ड लिपोफिलिक एजेंट, ये नाम दिया है। कैरेटिक न्यूरोलाइट, ये क्या करेगा आपका, इसका फंक्शन इमेजिंग बता रहा है, इवेल्युएट सेरेब्रम फंक्शन, इवेल्युएट सेरेब्रम परफ्यूजन, इसको पता लगा रहा है। थायराइड इमेजिंग में क्या करेगा आपका आयोडीन 131 सोडियम, इसका क्या काम है, डिटरमाइनिंग फंक्शन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का जो लेवल है उसको बता रहा है। इवेल्युएट शेप साइज एंड द लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, इस ग्लैंड का भी लोकेशन पता लगाने में इसका रोल देखा गया, किसका, आयोडीन इसका। ये क्या है आपका रेडियो सब्सटेंस है, ये रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, समझ रहे हो ना, ये रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है आपका, ये उसकी वर्क बताया गया है, तो इसका काम क्या है, ऐसे करके सिंपल से आपका सारे दिए हुए हैं, आपको देख लेने हैं। इसका रोल ये दिया है हार्ट इमेजिंग, T9 का रोल ये दिए हुए हैं, और यही था छोटा सा एक रिव्यू आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल्स।